नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट, सी टेट, रीट और सुपर टेट में आने वाले ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली आपसे पूछे जा रहे हैं इन एग्जाम्स में। ये आपकी स्क्रीन पे है यूपी टेट 2019 का एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन आपका सी टेट 2018 के एग्जाम से है, जो कि थॉर्नडाइक्स की लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है। ये एक और क्वेश्चन है जो कि रीट 2021 में आपसे पूछा गया है और पैब्लो की लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है। तो इस तरीके के ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं अपनी थ्योरी वाली क्लास, जिसमें हम रिवाइज करेंगे वो सारे की कॉन्सेप्ट्स जो रिपीटेडली आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। हम जल्दी से अपनी थ्योरी वाली क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम वो सभी की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे जो रिपीटेडली आपसे इन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। यूपी टेट सीडीपी सीरीज का आज तीसरा दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स एंड लॉज ऑफ लर्निंग, अधिगम की मूल बातें और उनके नियम। अलग अलग थ्योरीज जो हैं मनोवैज्ञानिकों की, पाब्लो की, थॉर्नडाइक की, स्किनर की, अलग अलग जो लर्निंग थ्योरीज हैं उनके की पॉइंट्स जो हैं वो हम रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्टली। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके आपको बार बार इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से हम अपनी थ्योरी वाली क्लास कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, आज की क्लास का हमारा एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लर्निंग से आप क्या समझते हैं, अधिगम का तात्पर्य क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपकी लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी जो लर्निंग से रिलेटेड है, जैसे कि थॉर्नडाइक की लॉज ऑफ लर्निंग की जो थ्योरी है, पाब्लो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत और कोहलर का हम इनसाइट सूझ सिद्धांत की थ्योरी जो इन्होंने दी है उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि लर्निंग अधिगम के संदर्भ में कर्व और प्लेटू यानी कि सीखने का वक्र और पठार, इसका क्या तात्पर्य है। और सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं 15 सेलेक्टेड यूपी टेट, सी टेट, रीट और सुपर टेट में आने वाले सीडीपी के आज की क्लास से रिलेटेड वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और वन बाय वन इन टॉपिक्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लर्निंग से क्या तात्पर्य है, अधिगम का अर्थ क्या है। तो डेफिनेशन दी गई है कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अनुभव के कारण जो आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन आता है उसी को लर्निंग कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अधिगम, कि आपने कुछ सीखा। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं, एक उदाहरण से अपनी बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो कोई अगर खुले सिर और ऐसे हल्के कपड़े पहन के बाहर धूप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, धूप से बचना होता है गर्मियों में इन जनरल, लेकिन अगर धूप में एक दिन आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और शाम तक आपकी तबीयत हो जाती है ख़राब, तो इस घटना से आपने क्या सीखा। इस घटना में लर्निंग क्या हो सकती है कि एक दिन आप धूप में बाहर निकले, ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड करा, आपने उसके अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहने, सिर को नहीं ढका, आपकी तबीयत खराब हो गई। नेक्स्ट डे से अपनी लाइफ में आप क्या करने वाले हैं, जब भी आप धूप में निकलेंगे और आपके आसपास कोई भी धूप में जा रहा होगा तो आप उसको सलाह देंगे और खुद भी फॉलो करेंगे कि सिर ढक के जाएं, पानी की बोतल लेके जाएं। तो आपके व्यवहार में ये जो परिवर्तन हुआ, पहले क्या था कि आप ऐसे ही निकल पड़े धूप में, क्यों? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं करा था कुछ। अभी आपने, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो उस वजह से अब आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। आप सिर ढक के चलेंगे, उस हिसाब से तैयारी करके बाहर निकलेंगे, औरों को भी ऐसी सलाह देंगे। तो आपके स्वभाव में जो ये आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इसी को बोलते हैं लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, कि अगर किसी घटना से या किसी अनुभव से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो बोला जाएगा कि ये लर्निंग है। अब लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी, या संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी मनोविज्ञान है। जैसे कि ऊपर के उदाहरण में भी हमने देखा कि आपके अनुभव से, आपका जिस तरीके का अनुभव होता है उससे आप सीखते हैं कि आगे से आपके व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन होने वाला है, आगे से क्या चेंजेज आपके व्यवहार में होंगी, वो पहले की घटनाएं तय करती हैं। उस हिसाब से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसी को लर्निंग बोलते हैं। अच्छा, सभी परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, आपका वेट बढ़ रहा है, ये भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, लेकिन ये लर्निंग नहीं है। सीखने का मतलब जिसमें आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, जैसे इस घटना से आपने सीखा कि धूप में निकलने से पहले प्रॉपर तैयारी करके निकलनी है, सिर ढक के निकलना है, वाटर बॉटल लेके निकलना है।
तो ये आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। लेकिन आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो उससे वो भी चेंजेज़ हो रहे हैं आपकी बॉडी में, आप में ही हो रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी अनुभव से। तो सभी परिवर्तन जो होते हैं, सभी चेंजेज़ जो होते हैं, वो लर्निंग नहीं होते हैं, ठीक? लर्निंग इज एक्टिव, कॉन्टिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव प्रोसेस। अधिगम सक्रिय, निरंतर और संचयी होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि लर्निंग इज व्हिच काइंड ऑफ प्रोसेस, किस तरीके की प्रक्रिया है लर्निंग। तो आप बताएंगे इट इज एक्टिव, कॉन्टिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव प्रोसेस। अब जरा देख लेते हैं कि लर्निंग के फीचर्स, मुख्य विशेषताएं कौन कौन हैं। तो अधिगम व्यवहार में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लाता है। एक चेंज जो होता है, जैसे मैंने अपने उदाहरण में बताया कि आपको पता चला आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो एक टारगेट, अभी टारगेट क्या है कि तबीयत खराब ना हो, इसलिए आपने परिवर्तन कर लिए कि वाटर बॉटल रखना है, सिर कवर करके चलना है, उस अकॉर्डिंग कपड़े पहनना है और कोशिश करनी है कि धूप से बचना है। तो तबीयत खराब ना हो, ये आपका टारगेट है और इस वजह से आप में परिवर्तन आए आपके व्यवहार में। यह अभ्यास और अनुभव का परिणाम है। अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, वो घटना आपके साथ नहीं होती, तो आपके व्यवहार में ये परिवर्तन नहीं आ पाता, तो आप लर्निंग आपकी नहीं हो पाती ना। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अनुभव और अभ्यास दोनों का प्रोडक्ट है आपका, उसी का आउटकम है कि आपने सीखा कुछ। लर्निंग कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अभी देखो, जैसे हमने जो उदाहरण दिया उसमें क्या था कि अभी आपको धूप से बचना है, अपनी तबीयत को सुरक्षित रखना है, तो ये लर्निंग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि आप बच के चल रहे हैं। निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो सकता है कि जैसे आप बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, ट्रैफिक वाले को आपने 100-200 दे के निपटा दिया और चौराहे से आगे बढ़ गए, हेलमेट नहीं लगाया आपने। तो यहाँ पे भी लर्निंग हुई। आपने क्या सीखा? आपने इस घटना से ये आपके व्यवहार में परिवर्तन होने वाला है कि अब आप अगले चौराहे पे अगले दिनों में यही कोशिश करेंगे कि हेलमेट ना लगाऊं, ट्रैफिक रूल्स से बच लूं, अगर 100-200 दे के काम हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपने सीखा, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ क्या कि काम चलाया जा सकता है इस तरीके। लेकिन ये निगेटिव, ये बैड हैबिट है ना, तो ये निगेटिव लर्निंग है। यानी कि अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। गर्मी से बचना है इसलिए वाटर बॉटल लेके चलना है, सिर कवर करके चलना है, ये गुड हैबिट आपने डेवलप करी, तो ये गुड लर्निंग हुई। और चौराहे पे 100-200 दे के ट्रैफिक वाले से निकल जाना है बच के, बिना हेलमेट लगाए, बिना रूल्स को फॉलो किए, ये निगेटिव लर्निंग है। तो लर्निंग दोनों तरीके की हो सकती है। इट रिक्वायर्स मोटिवेशन टू बी इफेक्टिव। प्रभावी अधिगम के लिए प्रेरणा आवश्यक है। यानी कि सीखने के लिए मोटिवेशन इसेंशियल है। आप तभी सीखते हैं ना जब दोनों घटनाओं में आपने देखा, मोटिवेशन था कि बीमार नहीं पड़ना है और दूसरे में मोटिवेशन था कि किसी तरीके यहाँ से बच के निकल लेना है। तो मोटिवेशन इफेक्ट डालता है कि आप किस तरीके सीखेंगे। ये हो गई लर्निंग से रिलेटेड छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले, जैसे एक फैक्टर तो हमें पहली स्लाइड में मिल गया कि मोटिवेशन जो है वो लर्निंग को अफेक्ट करने वाला है, जो कि यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है। अभी हमने देखा ना मोटिवेशन लर्निंग को प्रभावित करेगा, और वो यहाँ पे पहला पॉइंट है। ऐसे कुछ और पॉइंट्स हैं, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो लर्निंग यानी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है मोटिवेशन। प्रेरणा दो तरीके की हो सकती है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, दोनों अधिगम को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया और उसको चॉकलेट दे दिया गया, टीचर ने उसको चॉकलेट दिया और सारे बच्चों के सामने उसकी तारीफ की। अब अगले दिन वो बच्चा क्लास में कोशिश करेगा कि होमवर्क करके जाए, क्यों? क्योंकि उसको चॉकलेट मिलने वाली है। तो चॉकलेट एक एक्सटर्नल चीज़ है ना, हाथ में उसको चॉकलेट दी जाएगी और तालियां बजवाई जाएंगी उसके लिए। तो अब वो बच्चा मोटिवेटेड रहेगा अपना होमवर्क करने को लेके। यहाँ पे उसके मोटिवेशन का सोर्स बाहरी है, तो वो एक्सट्रिंजिक प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है। और अगर जब हम बड़ी क्लासेज में आ जाते हैं, जैसे आप यूजी पीजी में आ जाते हैं, अभी आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सैलरी, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। आप जानते हैं आप टीचर बनने आ रहे हैं, कोई साधारण नौकरी तो है नहीं कि कोई भी नौकरी कर ली ना। आप टीचर बाई चॉइस बन रहे हैं, एक्सीडेंटल टीचर अगर आप नहीं हैं, आप चॉइस से टीचर बनने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी लगती है, आपको छोटे छोटे बच्चों के साथ, किताबों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो ये हो गई आपकी आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा हो सकती है कि आपको सैलरी चाहिए, आपको आराम की नौकरी चाहिए, वो हो सकता है। लेकिन अगर आप इसलिए इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, आपके प्रेरणा का स्रोत ये है कि हम बच्चों को आसानी से अपने सब्जेक्ट को सिखाएंगे और बच्चों को अच्छे तरीके से सब्जेक्ट
कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे, जो डिफ़िकल्टीज हमने फेस करी है वो स्टूडेंट्स को नहीं फेस हो, इतना आसानी से हम कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे। तो ये आंतरिक प्रेरणा है, ये उदाहरण आंतरिक प्रेरणा के हैं कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप सैलरी पाना चाह रहे हैं वो आपकी बाय प्रेरणा हो गई। तो दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं लर्नर्स को इफ़ेक्ट करने वाले, ठीक। दूसरा पॉइंट बताता है कि तत्परता, यानी कि लर्नर तैयार कितना है। आप, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप ने वीडियो ओपन करके आप बैठे हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार कितने हैं। आप तत्पर हैं सीखने के लिए, आप फिजिकली फिजिबल प्लेस पे बैठे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बैठे हैं, आप बहुत परेशान हो रखे हैं, इरिटेट हो रखे हैं, तो उस सिचुएशन में आप उतना नहीं ग्रैस्प कर पाएंगे। यानी कि आपकी तत्परता भी इम्पॉर्टेंट है लर्निंग को अफेक्ट करने में। आप कितना सीख के जा पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितने तत्पर हैं सीखने के लिए। नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि किस तरीके से, किन माध्यमों द्वारा आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जा रहा है। कोई भी लर्नर है तो वो किस प्रकार की विषय वस्तु को फॉलो कर रहा है, उससे सीख रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि लर्निंग की स्पीड क्या होगी, किस तरीके वो सीखेगा। इन्वायरमेंट, अनुकूल शारीरिक और भावनात्मक वातावरण अधिगम में वृद्धि करता है। अब मान लीजिए कि आपका मूड बड़ा ऑफ हो रखा है, ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके बैठे हो, सभी लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आ गए हो, तो सभी उस एज में हो। अगर ऐसे सिचुएशन में आप बैठे हो, आपका किसी से झगड़ा हो रखा है, मोस्ट प्रोबेबली तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर रहता है, तो अगर उनसे आपका झगड़ा हो रखा है, तो उस केस में अब आप यहाँ पढ़ने बैठे हैं, आपका दिमाग उधर लग रहा है, तो किस फेवरेबल फिजिकल और इमोशनल स्टेज में आप हैं वो भी डिपेंड करता है, लर्निंग को अफेक्ट करेगा। और एक पॉइंट है कि मैं किस तरीके आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण विधियाँ, मैं पीपीटी से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने हाथ से ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, क्रिएटिवली मैं आपको किन किन तरीक़ों से पढ़ा रहा हूँ, वो भी इफ़ेक्ट डालते हैं कि आप कितना अच्छा सीखेंगे। तो मोटा-मोटा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? मोटिवेशन, तत्परता, आप कितने तैयार हैं, विषय वस्तु की प्रकृति क्या है जो जिससे आप पढ़ रहे हैं, वातावरण आपका कैसा है, इमोशनल और फिजिकल आपका सेटअप कैसा हो रखा है, टीचिंग मेथड्स, टीचर क्या क्या यूज कर रहा है, ये सारे कारक प्रभावित करेंगे आपके अधिगम को। अब हम देखने वाले हैं जल्दी जल्दी कि कुछ लॉज ऑफ लर्निंग है, जैसे थॉर्नडाइक का है, पाब्लो का है, स्किनर का है और कोहलर का है। बेसिकली हम इन चारों की थ्योरी देखने वाले हैं और फिर हम आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो थॉर्नडाइक्स की लॉ ऑफ लर्निंग बताने से पहले मैं इनका एक्सपेरिमेंट बता दूं कि थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट एक बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? थॉर्नडाइक ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, इन्होंने एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद करा और बाहर मछली लटका दिया एक धागे से, ठीक है। थॉर्नडाइक ने एक पिंजड़े में एक भूखी बिल्ली जिसको भूख लगी थी एक दो दिनों से, उसको बंद करा और बाहर पिंजड़े के मछली लटका दी ऐसे कि बिल्ली को दिखे कि सामने मछली है। अब बिल्ली उस मछली को खाने के लिए पिंजड़े के अंदर बार बार प्रयास करती है और बार बार प्रयास करने के बाद कई बार इधर उधर दीवारों से पिंजड़े के टकराती है और फिर बार बार प्रयत्न करने के बाद लीवर उससे टच हो जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। उस केस में बिल्ली बाहर आके मछली खा लेती है। तो यहाँ से थॉर्नडाइक ने क्या नियम निकाले वो यहाँ पे पॉइंट्स में दिए गए हैं। थॉर्नडाइक ने कहा कि किसी भी लर्निंग के लिए कुछ भी घटना हो जिससे सीख मिल रही है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस हो रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि जो लर्नर है ना, जो सीखने वाला है, वो तत्पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बिल्ली को मछली नहीं खानी है, यानी कि उसकी तत्परता खुद में नहीं है मछली को लेके, तो वो इतने प्रयत्न नहीं करेगी, और अगर इतने प्रयत्न नहीं करेगी तो उस लीवर पे सही अटैक नहीं हो पाएगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो सीख ही नहीं पाएगी कि पिंजरा कैसे खोलना है। इस पूरे प्रोसेस में उसने सीखा ना कि पिंजरा कैसे खोल के बाहर आना है, बार बार असफल प्रयास करने के बाद। लेकिन वो बार बार प्रयास क्यों कर सकी? क्योंकि उसको ये पता था, वो तत्पर थी मछली को खाने को लेके, उसकी तत्परता थी कि उसे बाहर आना है और मछली को खाना है। इसलिए उसने बार बार असफल प्रयास के बाद भी प्रयास जारी रखा और एक सफल प्रयास के कारण वो बाहर आ गई और अब उसको पिंजरा खोलना आ गया। दूसरा क्या नियम निकाला थॉर्नडाइक ने, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास बार बार करना होगा। एक बार वो पिंजरे से बाहर आ गई, फिर से अगर बिल्ली को अंदर बंद किया जाए और फिर से मछली बाहर लटकाई जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि अब वो एक बार में ही लीवर खोल लेगी। अब
हो सकता है इस बार कम प्रयास करना पड़े, लेकिन इस बार भी वो कुछ असफल प्रयास ज़रूर करेगी। तो बार-बार जब वो अभ्यास करेगी तब पिज़्ज़ा खोलने में परफेक्ट हो पाएगी, अदरवाइज़ वो बार-बार असफल प्रयास करती रहेगी। तो अभ्यास का नियम ये बताता है कि बार-बार जब आप यूज़ करते हैं किसी प्रोसेस को, तो उससे आप का अभ्यास से बार-बार और आसानी से सीखते हैं, और जैसे ही कम कर देंगे यूज़ को, यानी कि बिल्ली का पेट भर गया, अब वो नहीं बार-बार प्रयत्न कर रही है, तो मे बी अगली बार जब वो लीवर खोलने के लिए उठे तो और ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़े। तो अभ्यास से एसआर बंधन, स्टिमुली रिस्पॉन्स, एक्चुअली स्टिमुली जो उद्दीपक है वो यहाँ पे मछली है जो मोटिवेट कर रहा है बिल्ली को, और रिस्पॉन्स है बिल्ली का बार-बार प्रयास करना। तो एसआर बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है बार-बार अभ्यास करने से, और अभ्यास ना करने से कमज़ोर होता है। तीसरा नियम लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है, यानी कि बिल्ली बाहर निकल के आई और उसने मछली खा लिया, तो उसमें एक संतोष पैदा हुआ कि उसके इतने असफल प्रयास के बाद जो सफल प्रयास हुआ, एक उसके फलस्वरूप उसको मछली खाने को मिल गई। तो अगर इस पूरे घटना में उसको एक बार भी सफलता मिली, तो उससे सेटिस्फैक्शन हुआ और उसे ये पता चला कि बार-बार असफल प्रयास करने के बाद भी जारी रखना है, क्योंकि एक बार सफलता मिली है तो इस बार भी हो सकती है। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, प्रभाव का नियम, कि बाद में उसको संतोष मिला कि नहीं लर्नर को। थॉर्नडाइक के इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा होगा कि बार-बार प्रयास करना और फिर सफलता प्राप्त करना, तो इसीलिए इस पूरी थ्योरी को थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कनेक्टिविज्म यानी कनेक्शनवाद, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इसको। अब थॉर्नडाइक का ये जो नियम है, इसका प्रयोग शिक्षक कैसे कर सकता है अपनी टीचिंग में? तो एक परिस्थिति में सीखना समान परिस्थिति में सीखने में सहायता करता है। टीचर क्या कर सकता है कि जैसे आप यहाँ हैं ना, आप मेरे साथ यूपी टेट के क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम आने वाले ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ भी सेम फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे अगर आप मेरे साथ आंसर प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ आंसर्स देते हैं, तो वहाँ एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आप आंसर दे पाएंगे। तो एक परिस्थिति में सीखना अलग अलग परिस्थितियों में आपकी मदद करता है। अब अगली थ्योरी है पाब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग, पाब्लो का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। पाब्लो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या प्रयोग करा? पाब्लो ने एक भूखे कुत्ते को, इस बार पाब्लो ने क्या करा, एक भूखे कुत्ते को पिंजरे में बंद किया और उन्होंने कुछ देर बाद उसको भोजन दिया। तो जैसे ही पाब्लो ने उसको भोजन दिया, तो उन्होंने एक मशीनरी लगाई कि कुत्ते जो लार टपकाते हैं उसको मीजर किया जा सके कि कितनी मात्रा में लार टपकाई गई। तो पाब्लो ने ऑब्जर्व करा कि जब कुत्ते के सामने भोजन उन्होंने रखा, तो खाना देखते ही कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है, खाना देखते ही, खाने से पहले ही। तो पाब्लो ने मीजर किया कि कितना लार टपका रहा है कुत्ता, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पाब्लो ने क्या करा अब कि भोजन को देख के वो लार टपका रहा है, तो पाब्लो ने अब कंडीशनिंग करनी शुरू की। पाब्लो ने एक आदत विकसित करने की कोशिश की कुत्ते में। क्या करा अगली बार से, एक तो अगली बार से उसने क्या करा पाब्लो ने कि घंटी बजाई, पहले भोजन देने से पहले घंटी बजाई, तो कुत्ते पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भोजन लाया तो कुत्ता फिर से लार टपकाना शुरू कर दिया। अब पाब्लो ने एक आदत विकसित करवाई कि हर बार वो यही करने लगा, पहले घंटी बजाएगा फिर खाना ले आएगा। तो कुत्ते को ये आभास होने लगा कि जब भी उसके खाने का टाइम होगा तो पहले घंटी बजाई जाएगी और फिर खाना लाया जाएगा। ये कुत्ते को अंदाज़ा लग गया। तो अगली बार से क्या होने लगा, पाब्लो ने ऑब्जर्व करा कि अब जब वो घंटी बजाते हैं तभी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। यानी कि अभी तक जो कुत्ता सिर्फ भोजन देखने पे लार टपकाता था, अब उतनी ही मात्रा में वो लार टपकाना शुरू कर देता है घंटी को बजते सुनकर, क्योंकि उसे ये अंदाज़ा हो गया कि अब घंटी बजने के बाद खाना आएगा। तो पाब्लो ने ये पूरी घटना में ऑब्जर्व करा कि किस तरीके कंडीशनिंग करी जा सकती है, यानी कि किसी एक चीज़ को जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लर्नर पे, उसको बीच में लाके आदत किस तरीके विकसित करवाई जा सकती है, ये ऑब्जर्व करा पाब्लो ने। और इसीलिए इसी कंडीशनिंग की वजह से पाब्लो की इस थ्योरी का नाम पड़ा पाब्लो का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। यहाँ पे वही प्रयोग फर्स्ट पॉइंट में वही प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है कि पाब्लो ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, डॉग सेलिब्रेटेड टू बेल न्यूट्रल स्टिमुलस पेयर्ड रिपीटेडली विद फूड। घंटी जो कि तटस्थ उद्दीपक थी, यानी कि जो घंटी थी ना, अच्छा जो जिस कारण से जैसे कुत्ता
लार टपका रहा है, तो ये कहते हैं रिस्पॉन्स, यानी कि लर्नर का रिस्पॉन्स क्या है, मनोविज्ञान की भाषा में इसको बोलेंगे लर्नर्स रिस्पॉन्स। और जो जिस कारण से ऐसा कर रहा है, जैसे कि भोजन के कारण से कर रहा है, तो वो हो गया उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस। तो किस वजह से स्टिमुलेट हो रहा है वो, भोजन नेचुरल स्टिमुली था, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक था भोजन, की भोजन को देख के जो लर्नर है, जो कुत्ता है, ऑब्जेक्ट है जो, वो लार टपका रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। बेल यानी कि घंटी को लेके कोई रिस्पॉन्स, घंटी कोई उद्दीपक थी ही नहीं, घंटी को लेके कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा था वो। लेकिन हुआ क्या, घंटी को लेके ऐसी कंडीशनिंग करी पाब्लो ने कि अब घंटी भी उद्दीपक बन गया, जो कि कोई स्टिमुली का रोल प्ले ही नहीं कर रहा था, वो भी अब कुत्ते के लिए उद्दीपक बन गया और कुत्ते का लार टपकाने वाला रिस्पॉन्स आने लगा घंटी के लिए भी। तो मनोविज्ञान की भाषा वाले जो शब्द हैं ना, इनको ध्यान से समझेंगे। स्टूमुली, घंटी जो थी वो तटस्थ उद्दीपक थी, उसका न्यूट्रल थी, कोई प्रभाव ही नहीं था, लेकिन कंडीशनिंग करके उस पर भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ठीक है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि घंटी जैसे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन उस पर भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, अनुकूलित उद्दीपक। अब तीसरा बताता है सामान्यीकरण, यानी कि सामान्य उद्दीपकों पर प्रक्रिया कैसा रिस्पॉन्स आएगा ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो लर्नर है वो जनरल स्टिमुलस पे क्या रिस्पॉन्स करेगा, और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अलग अलग स्टिमुलस पे वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि नहीं। जैसे कि घंटी पे कंडीशनिंग की गई, ऐसे रिंग बजाई जा सकती है, ताली बजाई जा सकती है, अलग अलग स्टिमुलस आदत विकसित कराई जा सकती है। ठीक है, अब चौथा नियम बताता है एक्सटिंक्शन, विलोपन, यानी कि अगर कंडीशन रिस्पॉन्स जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर देखिए इसको इस उदाहरण से समझते हैं, चौथे पॉइंट को इस उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कुत्ते को ये आभास हो गया कि पहले घंटी बजाई जाएगी और फिर खाना मुझे दिया जाएगा, तो वो घंटी पे ही लार टपकाना शुरू कर दिया। लेकिन अब अगर ऐसा किया जाए कि पाब्लो ने देखा कि अगर ऐसा किया जाए कि कुत्ता जैसे ही घंटी बजते ही लार टपकाना शुरू कर देता है, तो अब उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाए लेकिन खाना दिया ही नहीं। ऐसा जब वो 2-4 बार कर देते हैं कि टाइम होने पे घंटी तो बजाते हैं लेकिन खाना नहीं देते हैं कुत्ते को, तो अब कुत्ते का रिस्पॉन्स धीरे 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 ख़त्म हो जाता है। यानी कि अब वो लार टपकाना बंद कर दिया घंटी पे, क्यों, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब घंटी पे खाना नहीं मिलता है। तो वो जो आदत, जो कंडीशनड स्टिमुलस था ना, जो अनुकूलित उद्दीपक था, उसका प्रभाव धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अगर उस हिसाब से आपने जो प्रोसेस डेवलप कर रखी उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो जो अनुकूलित उद्दीपक है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब पाब्लो की इस पूरी थ्योरी का टीचर कैसे यूज कर सकता है अपनी क्लासरूम में, तो टीचर क्या कर सकता है कि सुखद उद्दीपकों को अधिगम से जोड़ने पर चिंता कम होती है और रुचि बढ़ती है। क्या कर सकता है टीचर, टीचर ये कर सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पाब्लो की इस थ्योरी का टीचर कैसे प्रयोग कर सकता है, तो उदाहरण के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए जैसे जब चित्र बनाता है कोई भी बच्चा, चित्र बनाता है तो अलग अलग रंगों का प्रयोग करता है, और मोस्टली ये देखा जाता है कि बच्चों को कलर्ड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा समझ में आती हैं। तो कोशिश ये की जा सकती है कि जैसे हम कठिन विषय विज्ञान और गणित जैसे विषयों में भी अलग अलग कलर्स के मॉडल्स का प्रयोग करें, अलग अलग कलर की चॉक का प्रयोग कर सकते हैं, और आज की डिजिटल टाइम पे हम कोशिश करें कि उनको स्क्रीन पे चीज़ें दिखाकर पढ़ाई जाएँ। हो सकता है कि हम उनको 3D एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाएँ। तो ये सभी ऐसे उद्दीपक का कार्य करेंगे जिनको देखते ही बच्चे को लगेगा कि हाँ, अब डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट भी मैं आसानी से समझ सकता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो आसानी से और रुचि के साथ वो पढ़ सकते हैं, और ये पाब्लो के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अगली जो थ्योरी है लर्निंग के रिस्पेक्ट में, वो है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अब स्किनर ने क्या प्रयोग करा था, स्किनर का क्या प्रयोग था उसको पहले देख लेते हैं, फिर इन पॉइंट्स पे आएंगे। स्किनर ने एक चूहे पर प्रयोग किया। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ स्लाइड में स्किनर की थ्योरी के आगे एक चूहा बनाया हुआ है। जानते हैं क्यों, क्योंकि स्किनर ने एक चूहे पे प्रयोग किया। स्किनर ने क्या करा, एक बॉक्स में, जिसको स्किनर बॉक्स बोला गया, एक बॉक्स में उन्होंने एक भूखे चूहे को रखा। ठीक है, तो अब बेचैनी के कारण उस चूहे ने इधर उधर दौड़ लगानी शुरू कर दी बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स के अंदर एक भूखे हुए चूहे को स्किनर ने रखा और उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स बोला गया। तो अभी भूख के कारण वो चूहा, उस चूहे को पता नहीं है कि भोजन कहाँ है, कोई जानकारी नहीं, लेकिन भूख के कारण, बेचैनी के कारण वो चूहा इधर उधर दौड़ रहा है, दीवालों से टकरा रहा है, हर चीज़ को दबा रहा है,
काटने की कोशिश कर रहा है, और इसी बेचैनी में और इसी प्रयास में लीवर पे उसका सही टच हो गया और लीवर खुला। लीवर खुलने से क्या हुआ कि एक बॉक्स में एक कोने से खाने का कुछ टुकड़ा नीचे बॉक्स में गिर गया और फिर से लीवर बंद हो गया। तो चूहे को वो भोजन खाने की चीज़ प्राप्त हो गई, चूहे ने खाना खा लिया। तो उसने इस पूरे प्रोसेस में क्या सीखा? चूहा तो भूख की बेचैनी में बिना किसी मोटिवेशन के प्रयास कर रहा था, उसको तो पता भी नहीं खाना कहाँ था, लेकिन वो बार बार प्रयास करने पे उसको अ, ऐसे रैंडमली टच हो गया लीवर और वो बॉक्स में खाना दूसरे कंपार्टमेंट से गिर गया। तो इससे चूहे ने ये सीखा कि ऐसे बार बार प्रयास करके फिर से अगर मैं लीवर को टच करूं तो फिर से खाना निकलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगले कंपार्टमेंट में खाना है कि नहीं, लेकिन चूहे ने ये सीखा। क्यों? क्योंकि उसको उसके रिस्पॉन्स पे जो स्टिमुलस दिया गया, जो रिजल्ट दिया गया वो पॉजिटिव था, फेवरेबल था चूहे के लिए। चूहे ने बार बार प्रयत्न किया, उसको पता भी नहीं था भोजन मिलेगा, लेकिन उसको भोजन दे दिया गया। ये ठीक उसी तरीके है जैसे बच्चा अपना होमवर्क करके ले जाए और टीचर उसको चॉकलेट दे दे और उसकी तारीफ कर दे। तो बच्चे को फर्स्ट डे नहीं पता था कि उसको ऐसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, लेकिन उसके होमवर्क करने को लेकर अगर उसको चॉकलेट का गिफ्ट मिल रहा है, यानी कि चूहे के बार बार प्रयास करने पे अगर उसको भोजन का गिफ्ट मिल जा रहा है लीवर टच होने से, तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट, यानी कि चूहे को पुनर्बलित किया जा रहा है। उस क्लासरूम के बच्चे को चॉकलेट देके पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है कि आप फिर अगले दिन होमवर्क करके आएँ। चूहे को क्या पुनर्बलन मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है कि वो फिर से उछल कूद मचाए और लीवर को टच करे, शायद इस बार फिर से उसको खाना मिल जाएगा। तो मोटा मोटा स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ना, ये यही कहती है क्रिया प्रसूत जो है वो पुनर्बलन पुरस्कार अप्रिय उद्दीपक को हटाना से सीखना होता है। यानी कि जो रिस्पॉन्स जो लर्नर है वो जो कोशिश कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो कोशिश उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसको कुछ अवार्ड दे दिया जाए, उसकी तारीफ कर दी जाए, और अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में है तो उससे ऐसा बिहेव किया जाए जैसे कि अगर बच्चा अपना होमवर्क करके नहीं आया है तो उसको पनिशमेंट मत दीजिए, लेकिन उसके इस तरीके का व्यवहार करिए कि उसको कुछ स्पेशलिटी ना फील हो। जैसे अगर वो होमवर्क करके आया था तो उसको आपने चॉकलेट दिया, ढेर सारी तारीफ कराई, और जब बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, उससे नॉर्मल बिहेव करें। उस बच्चे से नॉर्मल बिहेव करें तो उसे ऐसा फील होगा कि अभी तक जो स्पेशल फीलिंग आ रही थी, उसको चॉकलेट्स मिल रही थी, तालियां मिल रही थी, वो अब नहीं मिल रही हैं। तो बच्चा क्या करेगा अगले दिन? अब इस परिस्थिति को, अभी तक उद्दीपक का काम कौन कर रहा था, वो चॉकलेट, वो तालियां, लेकिन अब नेगेटिव उद्दीपक का काम करेगी ये परिस्थिति कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उससे कोई अच्छा बोल नहीं रहा है, उसके लिए तालियां नहीं बजा रहा है, चॉकलेट्स नहीं मिल रही हैं। तो ये कंडीशन को अवॉइड करने के लिए अब बच्चा नहीं चाहेगा कि अगले दिन फिर वो जाए तो उसके साथ सब ऐसे नॉर्मल रिएक्ट करें, कोई कुछ बोले नहीं, तारीफ भी ना हो, चॉकलेट भी ना मिले। तो इस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए अब बच्चा क्या करेगा, अब वो अगले दिन होमवर्क करके ले जाएगा। इस बार चॉकलेट पाने के लिए नहीं, इस परिस्थिति से बचने के लिए, क्योंकि उसकी आदत हो रखी है। तो ये परिस्थिति अब स्टिमुली का रोल प्ले कर रही है, लेकिन ये नकारात्मक पुनर्बलन है। जो अप्रिय उद्दीपक है या वांछित व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ा के तो इस तरीके निगेटिव रीइंफोर्समेंट किया जा सकता है। तो ये हो गई बात पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात। दंड क्या है? प्रेजेंटिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस आर रिमूविंग प्लीजेंट वन टू डिक्रीज बिहेवियर। अप्रिय उद्दीपक देकर या सुखद घटाकर व्यवहार की आवृत्ति को घटाना। वही बात कही जा रही है कि आप चॉकलेट और तालियां हटा दीजिए तो बच्चे को वो परिस्थिति जो नई बनी ना, वो उसको अवॉइड करने के लिए अगले दिन होमवर्क करके लाएगा। अब इससे क्या हो सकता है कि जटिल व्यवहार सिखाने के लिए आप क्रमिक अनुमानों को पुनर्बलित कर सकते हैं। कोई आपको बड़ा डिफिकल्ट काम बच्चे से करवाना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप रीइंफोर्समेंट टेक्निक का यूज करना है। स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो रीइंफोर्समेंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बच्चे को अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट चीज़ें करवानी है उससे तो अलग अलग स्टेप्स में उसको, अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स में करने पे उसको अवार्ड दिया जाए, उसको पुश किया जाए, रीइंफोर्समेंट दिया जाए, तो बच्चा पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सीख सकता है, कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ये थी स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। और लास्ट थ्योरी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहलर्स इनसाइट थ्योरी है। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने क्या किया, कोहलर ने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया। कोहलर ने अपना प्रयोग एक चिंपैंजी पे किया और उसका नाम था सुल्तान।
कोहलर ने क्या किया, कोहलर ने एक कमरे में अपने जो चिंपैंजी था, उसका नाम सुल्तान सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बंद करके ऊपर छत से कुछ केले लटका दिए जो कि काफ़ी ऊंचाई पे थे, ठीक है, और वहाँ पे 2 छड़ी रख दी। क्या किया इन्होंने, कोहलर ने एक कमरे में अपने चिंपैंजी को, जिसका नाम सुल्तान था, उसको बंद कर दिया। छत से उन्होंने केले लटका दिए, लेकिन वो केले काफ़ी ऊंचाई पे थे, चिंपैंजी हाथ पैर मार के भी उन केलों को नहीं पकड़ सकता था। फिर क्या करा उन्होंने, उन्होंने 2 छोटी-छोटी छड़ियाँ रख दी कमरे में, जिनसे अकेले कुछ नहीं हो सकता था। एक छड़ी उठा के केले तक नहीं पहुँचा जा सकता था, लेकिन अगर दोनों छड़ियों को जोड़ लिया जाए, रस्सी और 2 छोटी-छोटी छड़ियाँ उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि अगर दोनों छड़ियों को जोड़ लिया जाएगा तो केला मिल जाएगा, ऐसी संभावना रखते हुए उन्होंने दोनों छड़ी और रस्सी छोड़ दी, केले खूब ऊंचे लटका दिए और अपने चिंपैंजी सुल्तान को कमरे में बंद कर दिया। अब वो खिड़की से देख रहे हैं क्या, कि जो उनका सुल्तान चिंपैंजी है वो बार बार प्रयास पहले खुद से कर रहा है, केले नहीं पा रहा, बैठ गया। बैठने के बाद उसने देखा छड़ी रखी हुई, तो उसने एक छड़ी लिया, उससे कोशिश कर रहा, नहीं हो रहा है, दूसरी छड़ी से भी कोशिश कर रहा, नहीं हो रहा है। तो अब वो थोड़ी देर बैठ के सोच रहा है कि क्या किया जा सकता है, और अचानक उसके दिमाग में ये विचार आता है, वो उठता है और दोनों छड़ियों को रस्सी से बांधता है और केले ऊपर जो छत में काफ़ी ऊंचाई पे थे, अब दोनों छड़ियों को जोड़ लिया तो छड़ी उसकी पहुंचने लगी केले तक। उसने वहाँ से केले उतारे, तोड़े और आराम से खा गया केलों को। तो ये चीज़ खिड़की से देखते हुए कोहलर ने क्या देखा, कि अचानक जब आप किसी समस्या समाधान में होते हो और किसी समस्या को अचानक आपके अंदर एक सूझ आती है, अंतर्दृष्टि, अंदर से एक समझ आती है, एक विचार आता है जो काम कर जाता है और आप अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। तो कोहलर ने कहा, क्या कहा कोहलर ने, कहा ये नहीं कि बार बार असफल प्रयास ही करता रह गया, नहीं, सूझ समस्या की एकाएक संपूर्ण समझ है, यह प्रयास त्रुटि नहीं बल्कि संबंधों की अनुभूति है। यानी कि ये ट्रायल एंड एरर की बात नहीं है कि सुल्तान बार बार प्रयास कर रहा था और एक बार तुक्का लग गया, उसको केले मिल गए, नहीं, चिंपैंजी बार बार उछल कूद नहीं किया, वो बैठ गया और वो देखने लगा कि प्रॉब्लम क्या है, हाइट की प्रॉब्लम है, डंडे से नहीं हो रहा है, तो दोनों डंडों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों छड़ियों को, तो काम हो जाएगा। तो कोहलर ने कहा कि लर्नर इस भी तरीके से सीख सकता है कि अंतर्दृष्टि से, यानी कि बैठ के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करे और देखिए कि समस्या कहाँ आ रही है, तो अचानक उसके दिमाग में सूझ आ सकती है, विचार आ सकता है, और ट्रायल एंड एरर के बजाय भी ये दूसरी टेक्निक है जो काम कर सकती है। अच्छा, इनके सिद्धांत को क्या बोला गया, इनके सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत या फिर गेस्टॉल्ट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। समग्र अपने भागों के योग से बड़ा होता है, अनुभूति समग्र होती है। यानी कि इनका यही कहना है, इनका कहना यही है कि आपको प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, बजाय इसके कि बार बार आप असफल प्रयास करते रहें। सूझ द्वारा सीखा हुआ अधिक समय तक याद रखता है और समान परिस्थितियों में आसानी से स्थानांतरित होता है। कोहलर का ऐसा मानना है कि ट्रायल एंड एरर से जो चीज़ें आप सीखेंगे या फिर अन्य तरीकों से जो लर्निंग होती है, उसके कंपैरेटिवली अगर सूझ से प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करके आपके अंदर से कोई विचार आया और उससे समस्या समाधान हो गया, तो यहाँ पे जो लर्निंग हुई वो काफ़ी ज़्यादा समय तक रखी जा सकती है दिमाग में, ज़्यादा समय तक सीखा हुआ याद रहता है, ऐसा कोहलर का मानना है। अब इसका क्लासरूम में कैसे उपयोग कर सकते हैं, बच्चे को एक ऐसी प्रॉब्लम दें जिसे बच्चा खुद सोचे, उसको समय दें, वो अपने ऐसी एक समस्या दें और उसको टाइम दें कि वो अपने इन्वायरमेंट से आसपास चीज़ों को जोड़ के खुद ही सीखे। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया का मैप है, उसको आप 2-3 हिस्सों में काट के बच्चे के सामने दे दें और कहें आप इसको सही ऑर्डर में अरेंज कीजिए, और बच्चे को 1 दिन का समय दे दें, तो वो खुद से प्रयास करके उस मैप को फिर से ओरिजिनल स्टेट में जोड़ पाएगा। और ऐसे करके जब वो खुद से समस्या समाधान कर रहा है, सूझ का प्रयोग कर रहा है, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर रहा है, तो कोहलर का मानना है कि वो ज़्यादा समय तक समझ पाएगा कि इंडिया के मैप में कौन से हिस्से कहाँ हैं, क्योंकि इस बार उसने एक प्रॉब्लम को अपनी सूझ से समाधान उसका किया हुआ है। अंतिम टॉपिक हमको देखना है कि लर्निंग यानी अधिगम के संदर्भ में लर्निंग कर्व और प्लेटू क्या होता है। तो अगर इन्होंने बोला कि अगर हम ऐसा एक ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस, ये हॉरिजेंटल लाइन जो है इसको एक्स एक्सिस मान लें, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मान लें, ठीक है। इन्होंने बोला अगर एक ऐसा हम वक्र बनाएं, ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस पे हम क्या रख दें, एक्स एक्सिस पे हम समय के साथ प्रगति का ग्राफीय प्रदर्शन करें, एक्स एक्सिस पे हम रख दें प्रैक्टिस की कितनी बार प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम प्रैक्टिस रख देते हैं और वाई एक्सिस पे हम रख देते हैं परफॉर्मेंस, पी फॉर परफॉर्मेंस। तो अगर पहले प्रयास में मान लो 0 सफलता है, कोई सफलता नहीं मिली,
फिर दूसरे प्रयास में मान लो थोड़ी सफलता मिली, तीसरे प्रयास में यहाँ सफलता मिली, चौथे में यहाँ मिली। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, सफलता यानी कि पहले प्रयास दूसरे प्रयास में कितना परसेंटेज में उसको सफलता प्राप्त हो रही, तो ये जो वक्र बनता है ना लर्नर, किसी भी सीखने वाले के संदर्भ में ये जो कर्व बनता है इसी को बोलते हैं लर्निंग कर्व, इसी कर्व को बोलते हैं लर्निंग कर्व। अब ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये कॉनकेव हो सकता है, ये कॉन्वेक्स हो सकता है, या फिर मिक्स्ड शेप का भी हो सकता है। लर्निंग कर्व से आपको पता क्या चलता है, लर्निंग कर्व आपको बताता है कि सीखने की गति कैसी है, सीखने की गति कैसी है। जैसे अगर किसी के लिए लर्निंग कर्व इस तरीके का है, एकदम स्ट्रेट लाइन, यानी कि हर एक प्रयास में उसको लगभग लगभग सिमिलर रेशियो में सफलता मिलती गई, हर एक प्रयास में उसकी सफलता बढ़ती चली गई। तो अलग अलग टाइप के लर्निंग कर्व्स हो सकते हैं, और ये आपका बताता है कि लर्नर किस स्पीड से सीख रहा है। अच्छा, पठार क्या होता है, प्लेटू क्या होता है? तो पठार निरंतर अभ्यास के बावजूद अधिगम प्रगति में अस्थायी रुकावट है। अगर कुछ इस तरीके का ग्राफ हो, मान लीजिए किसी लर्नर का ग्राफ ऐसा हो, किसी लर्नर का ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे उसने प्रयास जो किया था वो ट्रायल जो था ट्रायल 4 था, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए उस करते करते ट्रायल 7 आ गया, किसी काम को करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए वो चिंपांजी सुल्तान जो था कॉलर की थ्योरी में, मान लीजिए वो प्रयास कर रहा है, तो ये T5, तो T4 T5 चौथे ट्रायल और पांचवें ट्रायल के बीच में आप देखिए कि अपेक्षाकृत उसको सफलता ज़्यादा नहीं मिल रही है, एक सीधी रेखा जैसा बन रहा है ना, मतलब ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है अभ्यास के मुताबिक। तो कर्व जो लर्निंग कर्व है ना, इस स्थिति में लर्निंग कर्व की जो आकृति है उसी को बोलते हैं पठार। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्या कारण है? इसके कारण हो सकते हैं कि थकान हो, मोटिवेशन की कमी हो, या अलग अलग मेथड वो जो यूज कर रहा है, हो सकता है वो सुटेबल मेथड्स का यूज ना कर रहा हो, ठीक है। तो प्लेटू जो होते हैं वो टेम्प्रोरी हो सकते हैं, मतलब कि अगर मार्गदर्शन फिर से अच्छा मिलने लगे, वो सुटेबल मेथड्स का यूज करने लगे, तो लर्निंग कर्व में प्लेटूज खत्म भी हो सकते हैं आगे की डायरेक्शन में। तो लर्निंग कर्व क्या है आपका, समय के साथ परफॉर्मेंस का ग्राफ है लर्नर के रिस्पेक्ट में, और अगर उसमें फ्लैटनेस आती है तो उसी को प्लेटू कहते हैं। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं आज की चारों थ्योरीज को। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी का क्या नाम था, कनेक्शनवाद था उनकी, और उन्होंने बिल्ली को एक पहेली बॉक्स में रख के बाहर मछली लटकाई और देखा कि बार बार असफल प्रयास करके सफलता प्राप्त करी जा सकती है। तीन जो मेन नियम इनके थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, ये इनके तीन मुख्य नियम थे, याद रखेंगे एज इट इज, इस पे क्वेश्चन बनता है। पाब्लो की थ्योरी जो थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, और इसमें इन्होंने कुत्ते को घंटी के लिए कंडीशन करा कि अब वो जो भोजन पे लार टपकाता था वो घंटी पे भी करने लगा, उसने वैसी प्रतिक्रिया देने लगा। और फिर उन्होंने बताया कि विलोपन भी हो सकता है कि अगर घंटी बजाने पे खाना ना दिया जाए तो वो ये रिस्पॉन्स करना बंद भी कर देगा धीरे धीरे। स्किनर की थ्योरी जो थी वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थी, इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया कि चूहा रिस्पॉन्स बार बार करते करते लीवर को टच करता है और भोजन पा लेता है, तो अब उस भोजन के कारण मोटिवेट होकर वो बार बार प्रयास करते हैं, यानी कि उसके रिस्पॉन्स के बाद उसको स्टिमुलस दिया गया, री उसको उस भोजन के द्वारा दिया गया, पुनर्बलित किया गया ताकि वो बार बार प्रयास करे। कोहलर कहते हैं कि प्रयास की ज़रूरत नहीं है, ये कहते हैं कि प्रॉब्लम को डेप्थ में समझा जाए, इनके चिंपैंजी सुल्तान की तरह, जैसे उसने बैठ के ऑब्जर्व किया कि हाइट की समस्या है तो छड़ियों को जोड़ा जा सकता है, इस तरीके एकाएक आपके अंदर अंतर्दृष्टि से विचार आ सकता है, सूझ से हो सकता है। और कोहलर का मानना है कि अगर सूझ से कोई समस्या समाधान की गई है तो वो ज़्यादा समय तक वो लर्निंग टिकेगी, उसका ज़्यादा समय तक प्रभाव रहेगा। तो अब वो सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है जिसके लिए आप लोग इतना देर से वेट कर रहे थे। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यूपीटेट 2019 का, जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का करेक्ट मीनिंग क्या है? तथ्यों को याद रखना नहीं, सिर्फ याद रखना अधिगम नहीं हो सकता है। फिजिकल ग्रोथ, ये तो मैंने आपको बताया था, आपका हाइट वेट ये सब बढ़ रहा है तो व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अधिगम का अर्थ तो ये था ना कि व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है। परीक्षा में अंक प्राप्त करना ये लर्निंग है? नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही लग रहा है ना, पढ़ते हैं जरा इसको। अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत जो अस्थायी परिवर्तन होता है, ये सही ऑप्शन आपका है कि जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है आपके व्यवहार में वो होता है लर्निंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी टेट का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। ऑप्शन बी आपका सही है। और एक्सप्लेनेशन आपको बोला गया है कि अधिगम को अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सीटेट 2018 में आया हुआ है, व्हिच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक स्टेट्स दैट प्रैक्टिस स्ट्रेथन्स द एसआर बॉन्ड। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है जो बताता है कि एसआर बंधन अभ्यास से मजबूत होता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता ये नहीं बताती, तत्परता तो ये बताती है कि ठीक है लर्नर अगर तत्पर है तो सीख पाएगा, लेकिन अभ्यास की कोई चर्चा नहीं है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में खुद ही लिख दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो करेक्ट ऑप्शन तो यही है, लेकिन जरा सी और डी को देख लेते हैं। सी और डी आपके गलत हो जाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम नहीं, अनुप्रयोग का नियम भी नहीं होगा, अभ्यास का नियम होगा, क्योंकि सीधे सीधे थॉर्नडाइक का कौन सा नियम बताता है कि अभ्यास से एसआर बॉन्ड मजबूत होता है। तो थॉर्नडाइक का ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज था यही बताता है कि अभ्यास करने से एसआर स्टिमुली रिस्पॉन्स बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होगा। देख रहे हैं आज की थ्योरी जो हमने रिवाइज करी। आंसर बी आपका है। और एक्सप्लेनेशन, थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार प्रयोग से एसआर बंधन मजबूत और अनुप्रयोग से कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन रीड 2021 का है, पाब्लोज थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन। पाब्लो की थ्योरी किस पे निर्भर करती है, किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रयास और त्रुटि पे नहीं, प्रयास और त्रुटि किसका था, प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक का था। और सूझ पे नहीं, सूझ तो कोहलर का था जिसमें उन्होंने चिंपांजी को केले खाने के लिए बोला। क्लासिकल कंडीशनिंग, पाब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग ही था। और डी ऑप्शन अगर आप ऑपरेंट कंडीशनिंग देखें तो ये स्किनर का है। डी किसका है, डी स्किनर का है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग आपका सही हो जाएगा, जिसमें उन्होंने घंटी बजा के कुत्ते को लाड चपकाने की आदत डलवा दी थी ना। सी वाला आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। आंसर देखते हैं इसका, सी सही आंसर है। पाब्लो का सिद्धांत शास्त्रीय संबंध अनुबंधन है, जो तटस्थ उद्दीपक को प्राकृतिक उद्दीपक से जोड़कर सिखाता है। कि भोजन के लिए लाड टपका रहा था, फिर उन्होंने ऐसी आदत डलवा दी कि घंटी के लिए भी कुत्ता सेम बिहेवियर शो करने लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी टेट 2016 का ये क्वेश्चन है कि स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखना मुख्यतः किससे निर्धारित होता है। सीखना मुख्यतः किससे निर्धारित होता है, उद्दीपक से सीखता है, या रीइंफोर्समेंट से सीखता है, पनिशमेंट से सीखता है, या हेरिडिटी से। जैसे ही स्किनर का नाम आता है आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या, तुरंत आपको रीइंफोर्समेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पुरस्कार दो, और उसको रीइंफोर्समेंट ज़्यादा फेवरेबल वर्ड है स्किनर के रिस्पेक्ट में। तो आपका रीइंफोर्समेंट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टिमुली वगैरह की बातें हुई हैं, लेकिन अच्छा दंड तो आपको देना ही नहीं है, वैसी स्थिति उत्पन्न करनी है, दंड नहीं देना। और हेरिडिटी तो एकदम बकवास ऑप्शन रख दिया ना, इसका कोई रोल ही नहीं यहाँ पे। तो स्किनर की थ्योरी में रीइंफोर्समेंट का इंपॉर्टेंस है, बार बार आज की थ्योरी में हमने इसको रिवाइज करा है। आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों टाइप का हो सकता है, मैंने बताया ना। क्रिया प्रसूत व्यवहार की आवृत्ति को नियंत्रित करता है। सीटे 2019 का ये क्वेश्चन है, कोहलर्स इनसाइट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन व्हिच एनिमल। देखिए मैंने ध्यान से बताया था ना, ध्यान रखना है। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था भाई, उनका चिंपैंजी था ना, सुल्तान सुल्तान चिंपैंजी था उनका। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुत्ते पे किसने प्रयोग किया, जल्दी से बताएंगे। कुत्ते पे किसने प्रयोग किया था, चूहे पे किसने प्रयोग किया था, चूहे पे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। और कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते और घंटी पे पाब्लो ने किया था। कबूतर पे तो किसी ने प्रयोग अभी यहाँ किया नहीं। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोहलर ने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध सूझ प्रयोग चिंपैंजी सुल्तान पे किया था, जिसने बक्से और डंडे की समस्या एकाएक समझकर हल कर ली थी। वही डंडे दोनों आपस में जोड़ के जिसने केले उतार लिए थे छत से। तो ये बताया पाब्लो ने, सॉरी कोहलर ने, कि सूझ का सिद्धांत यहाँ से देखा जा सकता है। यूपी टेट 2015 का अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग प्लेटू इन लर्निंग रिफर्स टू। अधिगम में पठार क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि अधिगम में पठार क्या होता है। जो लर्निंग कर्व में जब फ्लैटनेस आ जाती है, सीधी रेखा बनने लगती है, उसको बोलते हैं पठार। और होता क्यों है कि जब प्रयास के बावजूद परफॉर्मेंस ना हो रही हो, तब होता है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, रैपिड स्पीड ऑफ लर्निंग। नहीं भाई, पठार का मतलब ये है कि स्लो हो जाए, और किस कारण से हो जाए, कि सफलता ना मिले प्रयास के बावजूद। अभ्यास के बावजूद अधिकतम प्रगति में अस्थायी रुकावट, बी ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन सी और डी को भी देखेंगे। कंप्लीट फॉरगेटिंग गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। नेचुरल लिमिट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। टेम्प्रेरी हाल्ट इन लर्निंग प्रोग्रेस डिस्पाइट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बावजूद भी सफलता ना मिले तो पठार वक्र के उस हिस्से को पठार कहते हैं, लर्निंग प्लेटू।
ऑप्शन देख लेते हैं। बी आपका सही है, पठार अधिगम वक्र का वह भाग है जहाँ प्रगति अस्थायी रूप से रुक जाती है। कारण हो सकता है कि थकान हो, प्रेरणा मोटिवेशन का की कमी हो और कौशल पुनर्गठन के कारण होता है। ठीक है, ये रीजंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सीटेट 2020 का है और ये पूछ रहा है कि व्हिच इज द प्राइमरी लॉ अमंग थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के अधिगम नियमों में मुख्य प्राथमिक नियम कौन सा है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये तीनों मेन रीजन है, इसके अलावा भी और रीजन्स हैं, लेकिन ये तीनों मेन है और इसको आप याद रखेंगे ERE, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। एक्सरसाइज, इफेक्ट, रेडीनेस, यानी कि आप याद रखेंगे एक्सरसाइज देन रेडीनेस याद रखिए, ERE के फॉर्मेट में याद रखिए। ठीक, एक्सरसाइज, रेडीनेस और इफेक्ट, ये तीनों मेन रीजन मेन लॉज थे लॉ ऑफ रेडीनेस जो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि ये तीनों ही मुख्य नियम हैं, इनके अलावा कोई है तो वो मुख्य नियम नहीं है। आंसर देख लेते हैं, यही तीनों सही है। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है, शेष नियम गौड़ हैं। अगला क्वेश्चन रीड 2022 का है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाई। ये देख रहे हैं, इसमें तो चार ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसका है? स्किनर का है। पाब्लो का क्या था? पाब्लो का सूज का सिद्धांत था। सॉरी, पाब्लो का सूज का सिद्धांत कोहलर का था। सूज का सिद्धांत किसका था? कोहलर का था। थॉर्नडाइक का क्या था? थॉर्नडाइक का था कनेक्टिविज्म, कनेक्शनवाद था। और पाब्लो का क्या था? पाब्लो का सिद्धांत क्या था? पाब्लो की थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, पाब्लो का क्या था? क्लासिकल कंडीशनिंग था। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो स्किनर का ही था, BF स्किनर का दिया हुआ था ऑपरेंट कंडीशनिंग। BF स्किनर ने चूहों पर स्किनर बक्से में प्रयोग किया था और उसी पे इनका सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग का था। अगला क्वेश्चन सुपर टेट 2021 में है। जब आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे देन रिक्रूटमेंट के लिए आप सुपर टेट में बैठेंगे और वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SR बॉन्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाई। अब इसमें बड़े ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ऑप्शन डी क्या करा? प्याजे। तो प्याजे ने कोई स्टिमुली रिस्पॉन्स की बात ही नहीं की, ऑप्शंस को बाहर करते हैं। वाइगॉस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, वहाँ भी कोई स्टिमुली रिस्पॉन्स। फ्राइड ने ऐसी कोई बात नहीं की है। तो थॉर्नडाइक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पे पता है इन्होंने ऑप्शन सही नहीं सेट करे। अगर इन्होंने यहाँ पे स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, पाब्लो चारों नाम दे दिए होते तो आप हो जाते कंफ्यूज, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इजी ऑप्शंस रखे थे। सुपर टेट में देख रहे हैं आपने, इजी ऑप्शन इन्होंने रखे थे तो आपको पता चल गया कि थॉर्नडाइक होगा। इसका आंसर भी देख लेते हैं, थॉर्नडाइक ही होगा। देखिए, थॉर्नडाइक के कनेक्शनवाद के अनुसार अधिगम में उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच बंधन बनता है। तो ये इजी था क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ इजी थे। ठीक है, वो हो ही नहीं सकते थे, तो बी आपको पता चल गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि स्टिमुली रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स स्टिमुली, ये दोनों बॉन्ड की बात हुई है दो लोगों के रिस्पेक्ट में। जब आपने देखा कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में बिल्ली के लिए बाहर मछली लटकाई हुई थी, यानी कि स्टिमुली था और फिर बिल्ली ने रिस्पॉन्स किया, तो वो SR बॉन्ड की थ्योरी है। और चूहे पे जो प्रयोग किया, चूहे पे जो प्रयोग हुआ था, किसने किया था चूहे पे प्रयोग? चूहे पे किसने प्रयोग किया था? चूहे पे स्किनर ने प्रयोग किया था, लेकिन स्किनर ने पहले भोजन नहीं दिया। स्किनर ने कहा कि वो भूख की बेचैनी में खुद ही रिस्पॉन्स कर रहा है इधर उधर, और उस रिस्पॉन्स के फलस्वरूप उसको भोजन मिल गया, तो अब दोबारा वो पुनर्बलित हो गया, री के कारण फिर से प्रयास करने लगा। तो जो रिस्पॉन्स और स्टूमुली यानी RS बॉन्ड की बात हुई है वो स्किनर की थ्योरी में हुई है, और थॉर्नडाइक की थ्योरी में SR बॉन्ड की बात हुई है। ये आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दे। ठीक है, अभी तो ये इजी था आपके लिए, लेकिन हो सकता है ऐसा भी पूछ ले आपसे। सीटेट 2017 का क्वेश्चन है कि व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज इनसाइट्स, कौन सा अधिगम सिद्धांत सूझ पर जोर देता है? सूझ का नाम आते ही आपको कोहलर याद आ जानी चाहिए, नहीं, सूझ का नाम आते ही आपको क्या याद आना चाहिए? आपको कोहलर याद आ जाना चाहिए, क्योंकि थॉर्नडाइक का तो कनेक्टिविज्म था, कनेक्शनवाद, और पाब्लो का था क्लासिकल कंडीशनिंग। ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है भाई? पाब्लो का क्या था? पाब्लो का था क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। सबकी थ्योरीज का नाम याद रखिए भाई, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। सीटेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसका आंसर है कोहलर। कोहलर का गेस्टॉल्ट या सूझ सिद्धांत, सुल्तान के प्रयास जो उनका चिंपैंजी था, यादृच्छिक यानी ट्रायल एंड एरर नहीं था वो कि वो बार बार खोज रहा है, वो दिमाग लगा के उसने सॉल्व किया, सूझ से सॉल्व किया अपने। यूपी टेट 2018 का ये क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज, शास्त्रीय अनुबंध को किस और नाम से जाना जाता है? इसको किस और नाम से जाना जाएगा भाई? देखिए, ट्रायल एंड एरर से क्लासिकल कंडीशनिंग किसका था? क्लासिकल कंडीशनिंग पाब्लो का था।
और ट्रायल एंड एरर ये कनेक्शन वाद है, यानी कि ये थॉर्नडाइक का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सूझ का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग, सूझ अधिगम जो है ना भाई, ये तो कोहलर का है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसका है? ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर का है। तो बचा कौन? बचा बी ऑप्शन, यही आपका सही हो जाएगा। और नहीं तो वैसे भी आप ध्यान रखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग की जाती है कि जो कुत्ता भोजन पे रिस्पॉन्स दे रहा था वो घंटी पे भी देने लगे। क्लासिकल कंडीशनिंग पाब्लो की यही थी ना पूरी थ्योरी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। देखिए बी ऑप्शन आपका सही है। शास्त्रीय अनुबंधन को प्रतिवर्त अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि प्रतिक्रिया उद्दीपक द्वारा प्राप्त की जाती है, स्वयं उत्सर्जित नहीं होती। अच्छा, मैंने इंग्लिश भी लिख रखा है, तो अगर जिनको हिंदी में दिक्कत हो रही है बाइलिंगुअल स्लाइड्स हैं तो वो देख सकते हैं उसमें आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2018 रीट में आया है, लर्निंग कर्व सोच। लर्निंग कर्व क्या दिखाता है? लर्निंग कर्व को कैसे डिफाइन करा था हमने कि लर्नर की परफॉर्मेंस और उसके प्रयास, हर प्रयास पे कितनी सफलता मिल रही है। तो सीखने, रेट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हाँ सही हो सकता है ये। स्पीड ऑफ टीचिंग को दिखाता है, गलत बात, बी ऑप्शन गलत है। इंटेलिजेंस लेवल को दिखाता है, गलत बात, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। मेमोरी कैपेसिटी ओनली, गलत बात है। अरे वो तो ये दिखाता है ना कि हर प्रयास में कितनी सफलता मिल रही है, उन्हीं को मिला के कर्व बना दिया और उस कर्व का नाम दे दिया क्या? लर्निंग कर्व। और जब उसमें फ्लैटनेस आ जाती तो उसको लर्निंग प्लेटू बोल देते हैं। यही तो था लर्निंग कर्व और लर्निंग प्लेटू, पठार। सीखने का वक्र समय, अभ्यास के साथ अधिगम की दर और गति मात्रा का ग्राफीय प्रदर्शन है। ऑप्शन ए आपका सही है। 23 क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख रहे हैं क्लास को, अगर आप अच्छे से ध्यान से देख लें ना, सारे आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं पे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन सीटेट 2021 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का मैंने बोला ई याद रखेंगे ना, ई एक्सरसाइज, रेडीनेस और इफेक्ट। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, हाँ, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ABC ये तीनों मेन नियम हैं। चौथा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ाया भी नहीं था। ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ाया भी नहीं और ये नियम होता भी नहीं है। मेन नियम जो है वो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ERE है। तो ऑप्शन डी आपका गलत है, और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि आपसे पूछा ही ये है कि नियम कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम जो हैं वो रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, यही तीनों मुख्य नियम हैं। अगला क्वेश्चन यूपीटेट 2017 का है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट इन स्किनर्स थ्योरी मीन्स। निगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है स्किनर की थ्योरी में? स्किनर की थ्योरी में निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या? दंड के समान दंड देना है? नहीं भाई, दंड की बात नहीं करनी। एडिंग पनिशमेंट, दंड नहीं देना, दंड जैसी परिस्थितियां आप बना सकते हैं। अप्रिय उद्दीपक को हटा सकते हैं, जो कि बी में एग्जैक्टली लिख दिया है कि अप्रिय उद्दीपक हटाकर वांछित व्यवहार बढ़ाना। सभी व्यवहार कम करना, डी ऑप्शन गलत है, बचा बी ऑप्शन। अगर आपने आज की थ्योरी सुनी है ना, की पॉइंट्स अगर आपने सुने हैं तो बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर लेने वाले हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं तो आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बी ऑप्शन आपका सही है। नकारात्मक पुनर्बलन दंड या वांछित व्यवहार के बाद अप्रिय उद्दीपक हटाता है, जिससे व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है और बच्चा उस डायरेक्शन में बढ़ चलता है, बार बार उसमें प्रयास करना शुरू कर देता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर सॉल्विंग नोवेल प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम। का अच्छा, मैं नई समस्याएं हल करने के लिए कौन सी प्रभावी अधिगम विधि है? तो इसमें मैं केवल हिंट दूंगा। आखिरी क्वेश्चन आपका होगा है होमवर्क। रोट लर्निंग, रट्टा तो करना नहीं भाई। ट्रायल एंड एरर कनेक्शनवाद है थॉर्नडाइक का, क्लासिकल कंडीशनिंग पाब्लो की है, और इनसाइट जो है कोहलर की। बस मैं इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। सुपर टेट 2022 में क्वेश्चन आया, यूपी टेट निकालने के बाद आप सुपर टेट में बैठेंगे तो इसका आंसर सभी लोग एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये आपकी होने वाली है क्या? ये आपका रहेगा एक्सरसाइज, और मैं इस बार आंसर नहीं दिखाऊंगा आपको। तो मैंने आंसर की स्लाइड स्किप कर दी और डायरेक्ट मैं आ गया हूँ की पॉइंट्स पे। आज की क्लास को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? तो की पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या हमने सीखा। लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी कि अधिगम क्या है? आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या अस्थायी परिवर्तन आया है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बैड हैबिट भी आप सीख सकते हैं तो निगेटिव लर्निंग होगी, गुड हैबिट सीख रहे हैं तो पॉजिटिव लर्निंग होगी। थॉर्नडाइक का प्रयास, त्रुटि और तत्परता, अभ्यास और प्रभाव तीन मुख्य नियम है। ट्रायल एंड एरर या कनेक्टिज्म, कनेक्शनवाद इनका नियम है थॉर्नडाइक का, ठीक है, ये याद रखेंगे। पाब्लो की क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि कुत्ता और घंटी वाली थ्योरी है, जिसको आप याद रखेंगे कि किस तरीके कंडीशनिंग उन्होंने कर दी कि घंटी के लिए भी सेम रिस्पॉन्स करने लगा कुत्ता। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे। कोहलर चिंपैंजी सुल्तान को याद रखेंगे कि छड़ी जोड़ के केला उतारना है, यानी सूझ, अंतर्दृष्टि से समस्या का समाधान करना है। लर्निंग कर्व क्या है कि आपके अभ्यास के
मुताबिक कितनी सफलता मिल रही है वो एक कर्व से दिखा दें अगर ग्राफ से, तो उसी को लर्निंग कर्व कहेंगे। और जब उसमें फ्लैटनेस आ जाती है, यानी अभ्यास के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही, तो कर्व के लर्निंग कर्व के उस हिस्से को लर्निंग प्लेटू बोलते हैं, पठार बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सारी थ्योरी पॉइंट्स कवर करे, और ये आंसर की मैं जल्दी से हटा देता हूँ वरना चीटिंग कर लोगे आप लोग ना। मैंने 15 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आज तीसरी क्लास थी, मैं पिछले 2 क्लासेस से यही आपसे बोल रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया ये नोट्स आपको कहीं नहीं ढूंढना है, examoricizer.com पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा वेबसाइट का, वहाँ पे आप जाइएगा, आपको इस क्लास का भी और अब तक जो 2 क्लासेज हो चुकी हैं उनका सबका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो एक पीपीटी का नोट्स मिल जाएगा, वो आप ले लेंगे। 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, उनको आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, और 30 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज हर क्लास के बाद पोर्टल पे अपडेट कर दी जाती है। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, मे भी टाइमिंग का स्लॉट थोड़ा अप डाउन हो जाए, बट हम कोशिश करते हैं कि आपका काम उसी का उसी दिन हो जाए, यानी कि आप आज की क्लास के बाद ही जाके प्रैक्टिस कर लें। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे ही रखें, बट आप एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, मे भी अवेलेबल हो वो। तो ठीक है, हमने ये हर क्लास के बाद हम 30 क्वेश्चन देते हैं आपको, और 15 डिस्कस करते हैं, यानी कि 45 क्वेश्चन पर क्लास। टोटल 14-15 क्लास होंगी, यानी 600 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे इस पूरी सीरीज में। और आपको यूपी टेट के एग्जाम में 30 क्वेश्चंस सीडीपी से आएंगे। सोच लीजिए 30 क्वेश्चन के लिए लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं, बड़े आराम से आप 30 गेन कर लेंगे, 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में। इसी तरीके हमारे साथ बने रहें और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, उसका आंसर आप एक्सप्लेनेशन के साथ ड्रॉप करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे। इस बार यूपी टेट आपको क्वालिफाई करना है और वैकेंसीज आ रही हैं, तो जल्दी से आपको उसके लिए भी अपीयर होना है, ताकि सर्टिफिकेट आपके पास पहले से रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।